देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम इस उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि यूजी कर लें तो यूजी करने के बाद हम क्या करें, ठीक? या अगर हम पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो पीजी करने के बाद हम क्या करें। तो क्या करें, कैसे करें और किस तरीके से करें, ये विचार संगोष्ठी इसी चीज़ पर रखी गई है। अभी सर ने डिसर्टेशन के बारे में बता के गए, बहुत अच्छी जानकारी दिया उन्होंने। हम लोग का जो आज विचार संगोष्ठी का जो टॉपिक है वो है यूजीसी नेट, एकेडमिक कैरियर में सफलता की कुंजी। ठीक है, कि हम एकेडमिक कैरियर में कैसे सफल हों, उसके बारे में आज हम लोगों की विचार संगोष्ठी है। तो यूजीसी नेट के बारे में जानने से पहले हम इसका थोड़ा सा एक परिचय जान लेते हैं कि यूजीसी नेट होता क्या है, ये होता क्या है, इसका किस तरीके से प्रोसेस होता है, किस तरीके से एग्जामिनेशन होता है, इसके करने के बाद हमें क्या चीज़ें करनी होती हैं, ये चीज़ें हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे आपके ये प्रेजेंटेशन में लिखा होगा कि यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और यही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सारे यूनिवर्सिटीज़ को और सारे कॉलेजेस को एक तरीके से मान्यता प्रदान करता है कि आप अपने यहाँ हायर एजुकेशन को चलाइए। तो सबसे पहले जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता था, जब हम देते थे तो यूजीसी ही कंडक्ट करती थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही कंडक्ट करती थी। अर्थात पेपर बनाने से लेके पेपर कराने तक, रिजल्ट आउट करने तक सारा काम यूजीसी का होता था। फिर बाद में यूजीसी के ऊपर भार ज़्यादा पड़ा तो उन्होंने एक संस्था है सीबीएसई, नाम आप लोग जानते होंगे, सीबीएसई को दे दी। और प्रेजेंट टाइम में एनटीए के द्वारा, जो लिखा होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए क्या कराता है? साल में 2 बार, जून में और दिसंबर में 2 बार ये एग्जामिनेशन कराता है नेट का। इससे हमें आपको क्या मिलती है? नेट का सर्टिफिकेट मिलता है। नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। या यूँ कहें कि जितना भी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं नेट के तर्ज पे ही हो रहा है, चाहे वो टेट हो, चाहे एस-टेट हो बिहार का, चाहे पेट हो, जो पेट का एग्ज़ाम आप लोग देते हैं, वो कहीं ना कहीं नेट के तर्ज पे ही होता है, एलिजिबिलिटी, पात्रता के रूप में, कि क्या आप पात्र हैं कि नहीं, किसमें, हायर एजुकेशन में बीए और एमए में पढ़ाने के लिए क्या आप पात्र हैं कि नहीं हैं। आपको अपना पेपर तैयार करना होता है, जिस पेपर से आप पीजी कर रहे होते हैं, और उसके बाद आपको अगर उसमें क्वालिफिकेशन हो जाता है, क्वालिफाई कर जाते हैं, मेरिट बनती है, तो उसके बाद आपको नेट का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अब उसमें कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? तो उसमें वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जो आरक्षित वर्ग के लिए 55%, मतलब सामान्य वर्ग के लिए परास्नातक में, एमए में, एमएससी में, एमकॉम में आपका, अगर आप सामान्य कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको 55% होना अनिवार्य है। इसमें दूसरी भी है कि आरक्षित वर्ग के लिए क्या है? तो आरक्षित वर्ग के लिए 50% जो है रखा गया है कि अगर मान लीजिए कि 1000 नंबर का अगर आपका पेपर हो रहा है तो उसमें 500 नंबर आपका होगा तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। किसका? नेट का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक, कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत? आगे जो अगला स्टेप है, इस प्रस्तुति का उद्देश्य क्या है? इस प्रस्तुति का उद्देश्य, जब मैंने शुरू में जब प्रेजेंटेशन देना शुरू किया तो पहले ही बोला था कि परीक्षा की महत्ता को बताने के लिए, कि यूजीसी नेट की परीक्षा का महत्व का क्या आपके जीवन में प्रभाव पड़ सकता है और इसको लेके आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक फील्ड है। अभी तक हमें सिर्फ बीएड के बारे में पता है कि यूजी करने के बाद बीएड करेंगे, यूजी करने के बाद हम बीटीसी करेंगे, तो दोनों में तो 2 साल का समय लगता ही है, और पीजी करने में भी 2 साल का समय लगता है ना। तो उसके बाद इसकी पात्रता और प्रक्रिया, जैसे मैंने क्या बताया, पात्रता क्या है, कौन बच्चे पात्र हो सकते हैं यूजीसी नेट का फॉर्म भरने के लिए? जो बच्चे आरक्षित वर्ग के हैं, जो सामान्य वर्ग के हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, वो 55% नंबर से एमए पास करना चाहिए, 1000 में 550 नंबर उसका होगा तो वो एलिजिबल है। और अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं, ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं, तो उसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है सरकार की तरफ से कि 5% रिलैक्स कर दिया जाए। तो 1000 में 50 नंबर जो है, आप 500 नंबर होना चाहिए, तो आप क्या हैं, नेट की परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए आप पात्र हैं।
अगला है कि इस प्रस्तुति का उद्देश्य है कि तैयारी का संसाधन क्या हो, कैसे हम फॉर्म अप्लाई करने के बाद कैसे हम उसकी तैयारी करें, ठीक है ना। किस तरीके का हमारे पास बुक्स होना चाहिए, पेपर में पूछता क्या है, क्या पूछेगा, कैसे क्या करें कि हम जो है आसानी से कम समय में और साइंटिफिकली तैयारी करते हुए, वैज्ञानिक तरीके से तैयारी करते हुए हम जो है अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं। और अगला है कि इस प्रस्तुति का सबसे बड़ा उद्देश्य शैक्षिक अवसर, कि हम इसको लेके कहाँ तक जा सकते हैं। तो आपको बताने में बड़ा हर्ष मुझे महसूस हो रहा है कि मैं खुद जो है नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। तो इसके बारे में एक तो हम कॉलेज में जो गतिविधियाँ करते हैं या जो पढ़ाते हैं वो तो उसके बारे में आपको अनुभव होगा ही, साथ ही साथ इसका एक और पहलू है जेआरएफ का, जिससे आप परिचित शायद ना हो। मैं जेआरएफ क्वालिफाई किया था सन 2015 में, 2017 में मैं इनरोल्ड हुआ पीएचडी में। तो जब 2 साल की इसकी एलिजिबिलिटी मिलती है, जब जेआरएफ उसी एग्जामिनेशन में नेट में ही एक हायर मेरिट बनती है जिसकी सीटें सीमित होती हैं, तो कुछ बच्चों को जेआरएफ का सर्टिफिकेट दिया जाता है अगर आप हायर मेरिट में आ गए तब। तो जेआरएफ करने के बाद आप पीएचडी जब करेंगे, जब आप डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण करने के लिए जब आप अध्ययन करेंगे, जब आप अपना पीएचडी लिख रहे होंगे, तो उस समय बहुत सारे खर्चे मिलते हैं। वो खर्चा का पैसा कौन देगा? वो पैसा देगा यूजीसी आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पर मंथ 35,000 रुपये महीने, और तो 41,000 रुपये महीने हो गया है। जैसे ही आप इनरोलमेंट हुए, जैसा ही आपका पीएचडी में इनरोलमेंट हुआ, उसी दिन से, पहले दिन से ही आपको पैसा अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही 1 महीना बीतेगा आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा 35,000 और 41,000 रुपये। और ये मिलेगा कब तक? 2 साल तक। अब सच कोई कहेंगे सर 2 साल 3 साल मेहनत करेंगे, 2 ही साल? नहीं, 2 साल तो जेआरएफ का पैसा मिलेगा। लेकिन जब आप 2 साल करने के बाद कुछ पीएचडी में काम कर लेंगे, 2-3 चैप्टर कर लिए, 2-3 रिसर्च पेपर आपने पब्लिश कर लिया, तो उसके बाद आप जाते हैं एक शोध आख्या प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना, शोध प्रगति आख्या, कि मैंने 2 साल में क्या रिसर्च में प्रगति किया। जब उसका आप पीडीएफ में बना के या पीपीटी के माध्यम से जब अपने यूनिवर्सिटी में जाके और प्रोफेसर को आप प्रेजेंटेशन देंगे, तो तुरंत उसको क्या मिलती है? सहमति मिल जाती है कि हाँ, इन्होंने संतुष्टि का वाला काम किया है, अब इनका जेआरएफ से क्या कर दिया जाए? एसआरएफ कर दिया जाए। जेआरएफ का क्या मतलब होता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और एसआरएफ का मतलब होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो 2 साल आपको जेआरएफ का पैसा मिलता है, मतलब 41,000 रुपये। और जैसे ही आप 2 साल के बाद अपना शोध प्रगति करते हैं तो आपको एसआरएफ का पैसा मिलना शुरू हो जाता है, अर्थात 45,000-46,000 रुपये मिलना शुरू हो जाता है, और वो मिलता है 3 साल तक। अर्थात टोटल कहने का मतलब ये है कि यूजीसी नेट और जेआरएफ का परीक्षा पास करने के बाद आपको 5 साल तक सरकार क्या करती है? पैसा देती है रिसर्च करने के लिए। अगला जो स्लाइड है हमारा, कि कैरियर के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, सहायक प्रोफेसर पद के लिए। आप जब फॉर्म भरते हैं, बीए करने के बाद बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, तो बीएड करने के बाद आप टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरते हैं, तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक के टीचर को पास करने के लिए टीजीटी और पीजीटी का परीक्षा पास करना होता है। सहायक प्रोफेसर, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, हम यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, पढ़ा रहे हैं, या संदीप सर हैं या प्रीति मैम है, तो ये लोग नेट पास करने के बाद इनका क्या हो गया? अनुमोदन होता है इस कॉलेज में, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी क्या मांगती है कि आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, या तो नेट हो या तो पीएचडी हो, ठीक। तो सहायक प्रोफेसर पद के लिए आपको नेट की एलिजिबिलिटी होना आवश्यक है। ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, तो जो आप फीस देते हैं उसके हिसाब से हम अपना ये लोग उसका वेतनमान देते हैं। आप अगर गवर्नमेंटेड कॉलेज में उसका परीक्षा होता है यूपी हायर एजुकेशन के तहत। अब तो सारे एजुकेशन आप लोग पढ़े ही होंगे कि तीनों एजुकेशन आयोग का जो है एक आयोग बना दिया गया है। तो वही आयोग क्या करता है? सहायक प्रोफेसर पद के लिए चयनित करने के लिए अपने तरफ से पद निकालता है। या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे जेएनयू हो गया, वो भी अपने तरफ से अलग से एडवर्टीजमेंट जारी करके विज्ञापन जारी करके ऑफर करते हैं कि आप आइए, फॉर्म भरिए और आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू स्तर पे आप एक सहायक प्रोफेसर पद के लिए या तो पेपर दे सकते हैं या इंटरव्यू दे सकते हैं। क्लियर है इतना?
यूजीसी नेट एग्जाम करने के बाद आप सहायक प्रोफेसर पद पा सकते हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जैसा मैंने बताया कि जेआरएफ प्राप्त करने से आपको वित्तीय सहायता मिलती है, बताया अभी मैंने कि कितना जो है जेआरएफ में और एसआरएफ में क्या आपको अमाउंट मिलता है। उसके बाद शैक्षिक मान्यता जो है यूजीसी नेट के माध्यम से प्राप्त मान्यता से शिक्षा क्षेत्र में मान्यता और सम्मान प्राप्त होता है। जैसे अगर आप किसी डिग्री कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित होकर जाते हैं तो ये बड़ा सम्मान का पद माना जाता है। A1 क्लास का ये क्या है, जॉब है। जैसे आप IAS PCS को देखते हैं, खासतौर पर PCS नहीं IAS को, IAS का जॉब क्या है, जो DM होता है वो A1 कैटेगरी का जो है जॉब होता है ना। उसी A1 कैटेगरी का जॉब भी क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी होता है, सहायक प्रोफेसर का भी होता है। तो आपको एक समाज में अच्छे नज़र से भी देखा जाता है कि हाँ ये फलाने कॉलेज के जो है अच्छे से प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, ठीक। उसके बाद कैरियर में वृद्धि, इसको क्वालिफाई करने के बाद जैसे मैंने 2-3 पॉइंट बताया कि एक तो सहायक प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर आप JRF PhD करके भी आप पैसा कमा सकते हैं और उसके बाद भी आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं मौजूद हैं। अगर आपको सरकारी में नहीं जॉब मिल रहा है तो आप किसी प्राइवेट संस्थान में जाके पढ़ाएंगे तो वहाँ भी भारी भरकम आपको जो है राशि दी जाती है। या फिर अगर आप तैयारी में जुटे रहते हैं तो आप किसी यूनिवर्सिटीज़ में या किसी कॉलेजेस में आप जो है जो सरकारी है वहाँ आपका आराम से 70-80 हज़ार 90 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग होगा। जैसे ही आप सहायक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में तो 75 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। लेकिन पैसा मायने इसमें नहीं रखता है, इसमें मायने क्या रखता है, सम्मान। जब आप डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय आपके सामने बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कैरियर में जो है आगे आना होता है और क्या करना चाहिए, तो आपको सम्मान जो है सबसे बड़ा चीज़ मिलता है। अगला है परीक्षा का प्रारूप, जो मेनली है कि अगर हमने ये धारणा बना लिया कि हमको जो है नेट क्वालिफाई करना ही है तो परीक्षा का प्रारूप होता कैसे है। तो इसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पहला पेपर जो है शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अभियोग्यता के नाम से आता है, जिसमें बहुत सारे चीज़ पूछे जाते हैं। जब सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे। और अगला होता है दूसरा पेपर, ये आपका सब्जेक्ट होता है। आप जैसे मान लीजिए मनोविज्ञान पढ़ रहे हो या शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हो या राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हो या भूगोल पढ़ रहे हो, जिस विषय से आप PG कर रहे होते हैं उस विषय से दूसरे पेपर में आपका क्वेश्चन पूछता है। और पहला होता है शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अभियोग्यता, जिसमें आपको थोड़े बहुत संविधान से क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा बहुत आपका शिक्षण अभिरुचि से आ जाता है, थोड़ा बहुत रिसर्च मेथडोलॉजी जो आप लोगों का इस साल आप लोग पिछले साल दे के आए होंगे पेपर, जो PG के स्टूडेंट हैं, तो रिसर्च मेथडोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है। कुछ क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, कुछ क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। टोटल जो है मिला के ये परीक्षा जो है ऑनलाइन मोड में होती है। सरकार अब ऑनलाइन मोड में ही करा रही है, हालांकि मैंने लिखा है कि ऑफलाइन भी कहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग ऑफलाइन के ही छात्र हैं। संदीप सर ऑनलाइन मोड से इन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, तो अब ऑनलाइन मोड में ही एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। समय कितना होता है पेपर में, पहले पेपर के लिए 1 घंटा और दूसरे पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। जैसे जो पहला पेपर दे रहे होते हैं शिक्षण अभिरुचि सामान्य अभियोग्यता के लिए, उसके लिए आपको 1 घंटा मिलता है और जब सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होता है नेक्स्ट शिफ्ट में तो उसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, तो प्रश्नों की संख्या में जो पहला पेपर होता है उसमें 50 सवाल पूछे जाते हैं और दूसरे पेपर में 100 सवाल पूछे जाते हैं। 50 सवाल पहले पेपर में और दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन पूछता है। और प्रश्नों का प्रकार कैसे होता है, तो MCQ होता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन बहुविकल्पी फर्स्ट पेपर में आएगा और 100 क्वेश्चन बहुविकल्पी सेकंड पेपर में आएगा, ठीक है। जहाँ कन्फ्यूजन वो पूछ लीजिएगा। फिर इसकी तैयारी की योजना कैसे बनाएं, किस तरीके से, पेपर के बारे में तो पता चल गया कि अब हम तैयारी की योजना कैसे बनाएं, कैसे हम इस फील्ड में आगे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस को समझेंगे कि सिलेबस उसका है क्या। आखिर मैं जियोग्राफी से नेट क्वालिफाई करना चाहता हूँ, तो नेट क्वालिफाई करने के लिए हमको जियोग्राफी का सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि उसमें क्या क्या किस किस पोर्शन से को जो है उसमें ऐड किया है। वैसे आप अलग अलग सब्जेक्ट के हैं तो अपने हिसाब से आप UGC के वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। और परीक्षा पैटर्न
MCQ टाइप का क्वेश्चन आता है। और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या केवल फैक्चुअल बेसिस है या कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। फैक्ट और कॉन्सेप्ट में क्या अंतर होता है, कोई बताएगा हमको? डिफरेंट क्या होता है फैक्ट में और कॉन्सेप्ट में? बिल्कुल। बिल्कुल, बैठिए। बताने का प्रयास इन्होंने बहुत अच्छा किया। जैसे इन्होंने कहा कि ये निचलौल एग्जैक्ट स्थान है, तो मुझे पता है कि हाँ निचलौल है, लेकिन निचलौल के बारे में अगर कॉन्सेप्ट जानना हो तो निचलौल किस अक्षांश देशांतर पे है, अर्थात इसकी अवस्थिति क्या है, इसकी भौगोलिक विशेषता क्या है, ये सब क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट है। फैक्ट ये हो सकता है कि भौगोलिक धुरी क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था, अर्थात हृदय स्थल सिद्धांत किसने दिया, तो मैकिंडर ने दिया। लेकिन उसमें पूछ सकता है कि हृदय क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत मैकिंडर ने किन किन क्षेत्रों को इंगित किया है, तो ये क्या हो गया, कॉन्सेप्चुअल बेसिस हो गया, ये हो गया कॉन्सेप्चुअल बेसिस। तो हमको सिलेबस भी समझना है और परीक्षा का पैटर्न भी समझना है, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल बेसिस भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेसिस भी आते हैं। एकदम 1 मिनट में उसका आंसर आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें रुकना होता है। रुकने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद हमें दिमाग में एनालिसिस करना होता है कि क्या हो सकता है उसका आंसर। जैसे कथन और निष्कर्ष पूछ देगा कि कथन सही है, निष्कर्ष सही है, दोनों व्याख्या सही तरीके से करता है, या फिर कथन गलत है, निष्कर्ष। तो उसको जानने के लिए हमें 2 क्वेश्चन को एनालिसिस करना होता है, तब जाके हम आगे बढ़ पाते हैं। तो परीक्षा पैटर्न का समझना भी अनिवार्य है। अगला है समय प्रबंधन। जैसा 1 घंटा पहले पेपर के लिए और 2 घंटा दूसरे पेपर के लिए होता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन। तो उसके बाद हम कैसे टाइम मैनेजमेंट करें कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर दें, या फिर 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर दें। तो ये हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है एग्जामिनेशन हॉल में, कि कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला है स्रोत और अध्ययन सामग्री, कि यूजीसी नेट के लिए जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन सा स्रोत लेकर हम अध्ययन करें। तो तमाम चीज़ें होती हैं। अब तो डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ गया, डिजिटल का ज़माना आ गया। जब हम लोग पढ़ रहे होते थे, तैयारी कर रहे होते थे नेट का, तो इतना यूट्यूब का चलन नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, जो अपना अनुभव बता रहा हूँ वैसे आप भी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए कोई भी मान्यता प्राप्त किताब, जैसे AC मैदान का एक किताब मिलता है, AC मैदान का, AC मैदान की किताब मिलती है, उसको आप मंगा सकते हैं। या दृष्टि IS का, आप दृष्टि का ही समान शिक्षण अभिरुचि एवं शोध अभियोग्यता के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, आप किताब उसको मंगवा सकते हैं फर्स्ट पेपर का। उसके बाद उस फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करने के लिए जितने पेपर पूछे गए हैं विगत 15 साल में, 20 साल में, उस पेपर को लाकर रख लीजिए। पहले आप अध्ययन करिए, उसका नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद क्या करिए, वो क्वेश्चन पेपर 15 साल का सॉल्व करिए। ठीक। उसका सेकेंड पेपर में NCERT की किताबें, चूँकि हम पढ़ रहे होते हैं, हमको मालूम है कि हमारा बेस लेवल ठीक नहीं है, तो NCERT की किताबों का अध्ययन करने के बाद नेट का एग्ज़ाम तभी निकलेगा, ये स्पष्ट कर दें कि किसी गाइड से अगर आप पढ़ेंगे तो उस गाइड से तो कतई नहीं निकलेगा, क्योंकि उस गाइड वाले को अपना किताब बेचना है, इतने में ही 10 यूनिट का दे देगा। तो ना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ना हमारा फैक्ट क्लियर होगा। टेक्स्ट बुक पढ़ना ज़रूरी है, और टेक्स्ट बुक कौन सी बढ़िया है वो आपके सब्जेक्ट टीचर आपको बता सकते हैं। आप सिलेबस डाउनलोड करिए और अपने गुरु के सामने जाकर बैठ जाइए, कहिए सर फर्स्ट यूनिट का, सेकेंड यूनिट का, और ऐसे ही 10 यूनिट का जो हमें वो करना है, पढ़ना है सर, तो हम किस किताब से पढ़ें जिससे हमारा UGC नेट का सिलेबस कवर हो जाए। तो वो ऑथेंटिक जो है राइटर का नाम वो जो है आपको बता देंगे। ठीक। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मार्क टेस्ट और पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र, अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो उसमें तमाम सारे ऐप हैं। जैसे दृष्टि का वो लिए होंगे, सब्सक्रिप्शन लिए हैं, तो वो मार्क टेस्ट देते होंगे। ऐसे ही आप UGC नेट का किसी भी ऐप पे, चाहे बहुत सारे ऐप हैं, अब तो मैं क्या बताऊं, दृष्टि का ही ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐप हैं जिस पे जो है तैयारी कराते हैं लोग, उसमें आप मार्क टेस्ट ले सकते हैं। या फिर मार्केट में अवेलेबल है
हार्ड कॉपी के रूप में 15-20 साल का पेपर, आप उसको ला के भी आप अपना खुद से सॉल्व करके और अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो ये एक तैयारी की योजना आप बना सकते हैं 4 पॉइंट्स में। सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की समझ होनी चाहिए, आपको समय प्रबंधन होना चाहिए, स्रोत और अध्ययन सामग्री क्या हो, इसके लिए आप अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं कि क्या होना चाहिए, या मार्क टेस्ट और पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र। इतना अगर आप कर ले गए तो मैं आज इसी मंच पे बोल के जा रहा हूँ कि आगे आने वाले साल 1.5 साल में इसमें से जितने बच्चे हैं 100% रिजल्ट जो है नेट का होने वाला है, और नेट ही नहीं JRF होने वाला है, जिससे आप आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं UGC नेट के लिए। किसी कोचिंग से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके संबंधित अध्यापक से आप पूछिए, उनको परेशान कर दीजिए सर कि नेट हमको करना ही है, और वो देखिए कैसे आपकी मदद नहीं करते हैं। मैं बहुत ही औसत दर्जे का छात्र था, अब चूंकि यहाँ पर प्रेजेंटेशन चल रहा है तो अपना अनुभव नहीं बता सकता, कभी मिलिएगा तो मैं अपना अनुभव बताऊँगा। आगे जो है अगला टॉपिक है इसी में कि इसमें विषय विशेष की तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, सामान्य योग्यता और दूसरे पेपर में विषय आधारित प्रश्न आते हैं, दोनों की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, समय जब हमारे पास कम होता है तो हम क्या करते हैं, किसी को पैसा दे के इलाहाबाद से दिल्ली से हम नोट्स मंगवा लेते हैं, भैया ऐसा है कि इस पेपर का जो है नोट्स मंगा लीजिए। नहीं, नोट्स तो किसी का नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि नोट्स वो अपने हिसाब से बनाया रहता है, जो व्यक्ति जो है नोट्स बनाता है वो अपने हिसाब से बनाता है। अब उस दूसरे के नोट्स से पढ़ के हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे करेंगे? नोट्स स्वयं का होना चाहिए। और स्वयं का नोट्स कैसे होगा? जब हमारे पास किताब की एक लाइब्रेरी होगी, जब हमारे पास सिलेबस होगा, उस सिलेबस में कौन सा पॉइंट दिया है उस पॉइंट को किताब में खोजिए और उसका स्वयं का नोट्स बनाइए। जब आप स्वयं का नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाते वक्त आप ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, तो एक टाइम तो आपका ऐसा ही हो जाएगा। और जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, 1-2 महीने का समय होगा, तो जब अपना नोट्स आदमी पलटता है तो उसमें समय नहीं देता है, क्योंकि नोट्स अपना स्वयं का बनाता है, तुरंत तैयारी आपकी हो जाती है कम समय में ही। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को भी ठीक करना होता है। आसपास के माहौल से हम बहुत प्रभावित होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को स्वस्थ करिए, बढ़िया खाना खाइए। ठीक है, ये तो छोड़िए। उसका बाद स्टडी ग्रुप और चर्चा, इसका बहुत महत्व है। जो आपके सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनके साथ ग्रुप एक ऑर्गेनाइज करिए। जो भी टॉपिक से आपको चर्चा करनी हो आपस में, उस टॉपिक से कहिए कि ऐसा है नेहा कि ये सतत विकास पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे शाम को 3-4 बजे हम लोग मिलेंगे फलाना नामक स्थान पे, या सरस्वती देवी PG कॉलेज में मिलेंगे, और वहाँ हम सतत विकास पे पूरा जो है उसका ऑपरेशन कर देंगे कि कैसा होता है। तो चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, और समय से पहले तैयारी, मतलब अगर हमारा एग्जामिनेशन 15 जून को है तो हमको 10 जून तक आश्वस्त हो जाना है टोटल प्रोसेस पूरा करते हुए कि ये चीज़ें हो गई हैं और अब हम परीक्षा में जाने से तैयार हैं। तो समय प्रबंधन भी जरूरी है। ठीक, अब क्वेश्चन नेट और JRF में अंतर क्या होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। नेट और JRF में अंतर क्या होता है, जैसे पेपर जब होता है 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन, तो उसी क्वेश्चन में ही रिजल्ट जारी होता है। अब तो 3 कैटेगरी का रिजल्ट आता है, 3 कैटेगरी का। पहला आता है नेट का, दूसरा आता है JRF का, और तीसरा आ रहा है अब PhD का। 3 कैटेगरी के रिजल्ट बनते हैं। जब NTA एग्ज़ाम कराता है नेट और JRF का, तो 3 कैटेगरी के एग्ज़ाम होते हैं। तो एग्ज़ाम तो एक ही कैटेगरी का होगा, लेकिन 3 कैटेगरी का रिजल्ट जारी करता है। सॉरी, गलती से मैंने मिस्टेक कर दिया। एग्ज़ाम तो जो है एक ही कैटेगरी का होगा, नेट ही एग्ज़ाम कराएगा, NTA नेट ही कराएगा, लेकिन उसमें 3 तरीके का रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट आता है हमारे सामने, तो एक आता है नेट का, JRF का, PhD का। पहले नेट और JRF का ही आता था, अब इधर विगत 1.5-2 साल से PhD भी उसमें एनरोल कर रहा है। तो अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल हैं सहायक प्रोफेसर बनने के लिए, आप एलिजिबल हैं PhD करने के लिए। JRF क्वालिफाई करते हैं तो नेट और JRF में थोड़ा सा मामूली अंतर ये है कि JRF की जो मेरिट बनती है वो हायर मेरिट पे बनती है। इन तीनों मेरिट में
सबसे हायर मेरिट पर नंबर 1 मेरिट कौन सा बनता है? JRF का बनेगा। अगर हम वरीयता क्रम में इसको रखें नेट, JRF और PhD को, तो जो रिजल्ट बनता है परसेंटेज पे, उसमें सबसे शानदार मेरिट बनती है JRF की। मतलब अगर 100% के रूप में देखा जाए तो 85% जिसका रहेगा वो JRF क्वालिफाई होगा। ऐसा नहीं है, मतलब प्रश्न के आधार पे जो है मेरिट ऊपर नीचे होता रहता है। उससे थोड़ा सा नीचे आपका है दूसरे नंबर पे, तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तीसरे पे आप PhD। अब इसमें नेट JRF में अंतर क्या है? जैसे मान लिया कि नेट करने के बाद भी PhD कर सकते हैं, JRF करने के बाद भी PhD कर सकते हैं, और PhD करने के बाद भी कहीं PhD कर सकते हैं। लेकिन अगर आप JRF क्वालिफाई करके PhD कर रहे होते हैं तो आपको अपने पास से कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। UGC आपके खाते में DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पर मंथ जो मैंने अमाउंट आपको शुरू में बताया है वो अमाउंट आपको भेजती है। ठीक है ना? और सिंपल आप नेट और PhD हैं तो उसके लिए कोई अमाउंट नहीं है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने यहाँ कुछ सुविधा दी रखी है कि उसी में से जो विशेष बालक होते हैं, अच्छे बालक होते हैं जो नेट क्वालिफाई किए रहते हैं, उनको वो अपने स्तर पर चयन करके और उसका अनुमोदन करके यूनिवर्सिटी से भी कुछ पैसा 10,000, 15,000, 20,000 रुपये जो है दिलाने का प्रबंध करते हैं। लेकिन अगर आप JRF क्वालिफाई हैं तो आप दमदार तरीके से फेलोशिप पाने के योग्य हैं। ठीक है ना? हाँ हाँ, PhD क्वालिफाई करने के बाद जैसे हर यूनिवर्सिटीज़ इस समय रेट का एग्ज़ाम कराती है, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है? हर यूनिवर्सिटी PhD कराने के लिए रेट का एग्जामिनेशन कराती है, जिसमें नेट और JRF वाले बच्चों को क्या होता है? एग्जेम्प्टेड होता है, छूट होती है कि आप नेट JRF क्वालिफाई हैं तो आप रेट का फार्म मत भरिए। रेट का फार्म कौन भरेगा? जो ये क्वालिफाई नहीं है नेट JRF, वो फार्म भर सकता है। तो ये सरकार को लगा, जैसे NEP में बहुत लोगों को लगा कि अलग अलग यूनिवर्सिटी रेट का एग्जाम करा रही है, अलग अलग खर्चे हो रहे हैं, तो क्यों ना नेट के ही एग्जामिनेशन में PhD का भी एक ऐसा पेपर कर दिया जाए कि अगर जो बच्चा PhD का ही मेरिट पर पास है तो वो किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा और वहाँ पे उसको छूट मिलेगी रेट से। किससे? रेट से, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट से उसे छूट मिल जाएगी। अगर आप तीनों कैटेगरी में PhD में भी अगर आप नेट में आप क्वालिफाई हैं तो आप PhD कर सकते हैं। क्लियर है? PhD का अगर आपको मिला रहेगा नेट से तो आपको रेट पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये तीनों कैटेगरी में आप एकदम क्वालिफाई नहीं है तो आपको रेट देने की आवश्यकता है PhD करने के लिए। ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताते रहिएगा। बाकी इस वक्तव्य को सुनने के लिए धैर्य से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।